अगर ऐसी ही डरावनी हिंदी हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। स्वागत है तुम्हारा कूल बडी ऑफिशियल में, जहां कहानियां नहीं सच्चे डर सुनाए जाते हैं। तो अब अपनी लाइट्स बंद करो, हेडफोन लगाओ और तैयार हो जाओ। मेरा नाम अमित है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आता हूं। घर की हालत बहुत खराब है। पापा रिक्शा चलाते हैं, मां खेतों में मजदूरी करती है। पढ़ाई ही मेरे लिए एक रास्ता थी जिससे मैं इस गरीबी से निकल सकता था। बचपन से सपना था कि एक दिन किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लूं, पक्की नौकरी करूं और मां पापा को उस टूटे हुए घर से निकालकर एक ढंग की जिंदगी दूं। लेकिन उस सपने तक का सफर आसान नहीं था। मेरे एग्जाम पटना में नहीं बल्कि भोपाल में थे। वहां सेंटर मिला था। पैसे इतने कम थे कि टिकट तक किसी से उधार लेकर लिया। पापा ने कहा था, बस बेटा पास हो जा, बाकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उनकी आंखों में उम्मीद थी और मेरे दिल में डर। भोपाल में मेरा एक पुराना दोस्त रहता था, रवि। उसने कहा, 2 दिन के लिए आ जा मेरे पास, फिर एग्जाम दे के निकल जाना। मैं वही सोचकर चला गया। रवि का कमरा छोटा था, लेकिन मुझे 2 दिन वही रहने दिया। पहली रात सब ठीक थी। अगले दिन उसने कहा, भाई आज शाम तक निकल जाना पड़ेगा, मम्मी पापा आ रहे हैं गांव से, यहां नहीं रह पाएगा। मैंने मन में सोचा, बस एक रात की बात है, कहीं सस्ता कमरा ढूंढूंगा। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का धुआं था और भोपाल की वो सड़कें मेरे लिए अनजानी लग रही थी। मैं एक छोटे से होटल में पहुंचा, होटल शांति निवास। नाम सुनने में अच्छा लगा। बोर्ड थोड़ा पुराना था, पेंट उखड़ा हुआ। अंदर एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था, सफेद बाल, आंखों में थकान। मैंने कहा, भैया एक रात रुकना है, सस्ता कमरा चाहिए। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कितने का देगा? मैंने कहा, 300। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक कमरा है, लेकिन ऊपर वाली मंजिल पर, पुराने हिस्से में। मैंने कहा, चल जाएगा, बस सोने की जगह मिल जाए। उसने रजिस्टर में मेरा नाम लिखा और भारी सी चाबी थमा दी। कमरे का नंबर था 207। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियां चर की आवाज कर रही थी। ऊपर का कॉरिडोर थोड़ा अंधेरा था, बस एक बल्ब झिलमिला रहा था, जैसे किसी भी पल बुझ जाएगा। कमरे का दरवाजा खोलते ही हल्की सीलन की गंध आई। बिस्तर पुराना था, दीवार पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, जो वक्त के साथ फीका पड़ गया था। यहां कोई नहीं ठहरता अब। मैंने उसे मजाक में लिया, सोचा किसी पुराने मेहमान ने लिखा होगा। थकान इतनी थी कि सोचने का वक्त नहीं मिला। मैंने बैग रखकर पंखा चलाया और लेट गया। रात के करीब 12:30 बजे मेरी नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि पंखा बंद हो चुका था। हवा सरसराती है। मुझे लगा शायद बिजली चली गई है, लेकिन बल्ब जल रहा था। फिर मुझे कुछ सुनाई दिया, कदमों की आहट, किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज। कमरे के ठीक बाहर। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से किसी की परछाई दिख रही थी। कोई रुका हुआ था, जैसे झांक रहा हो। मैं उठने ही वाला था कि ठक 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 3 बार किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा कॉरिडोर, झिलमिलाता बल्ब और दूर खिड़की के पास हिलता पर्दा। मैंने झांका भी नहीं, दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। सोचा शायद कोई और गेस्ट होगा, रास्ता भूल गया होगा। पर नींद फिर नहीं आई। करीब 1 घंटे बाद फिर वही आवाजें। इस बार दरवाजे के साथ नहीं, दीवार के पार से, जैसे कोई बगल वाले कमरे में चल रहा हो। लेकिन रिसेप्शन वाले ने कहा था कि 207 के आगे कोई कमरा नहीं है।
उसने साफ बताया था, ऊपर सिर्फ एक ही कमरा खुला है। मैंने दीवार पर कान लगाया। हल्की आवाज आई, किसी के सिसकने की, जैसे कोई रो रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने फिर दरवाजा खोला, गलियारे में देखा। दूर किसी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। हल्की रोशनी अंदर से झांक रही थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमराता था। जब करीब पहुंचा तो देखा अंदर कोई बैठा है। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। वो जमीन पर बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे आने दो, वो वापस आएगा। मैं जम गया। उसने सिर उठाया और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में आ गई। मैं पीछे भागा, अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद किया। सांस इतनी तेज चल रही थी कि छाती दर्द करने लगी। मैंने कमरे का लाइट ऑन किया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब दीवार पर वो लाल लिखा हुआ टेक्स्ट साफ दिखने लगा। पहले जो धुंधला था, अब जैसे ताजा हो गया था। यहां मत रहना, वो तुम्हें नहीं छोड़ती। सुबह जब मेरी नींद खुली, कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो, पर उसकी खुशबू में सड़ांध मिली हुई थी। मैंने बाहर देखा, गलियारे में सब वैसा ही था, बस बल्ब अब बुझ चुका था। खिड़कियों से धूप की पतली किरणें अंदर आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। बूढ़ा वही था, वही झुकी हुई पीठ, वही ठंडी आंखें। मैंने कहा, भैया, ऊपर के कमरे में कोई और भी रुकता है क्या? वो बिना ऊपर देखे बोला, नहीं बेटा, वहां कोई नहीं रुकता, तू अकेला है। मैंने कहा, कल रात किसी के चलने की आवाज आई थी, किसी औरत के रोने की। वो पल भर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, कभी कभी पुराना मकान है, आवाजें खुद चलती है। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, कमरा 207 ना? मैंने हां में सिर हिलाया। वो बुदबुदाया, वो कमरा सालों से बंद था, पता नहीं उसने आज फिर क्यों दे दिया। मैंने पूछा, कौन? वो कुछ नहीं बोला, बस रजिस्टर में झांकने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, डर नहीं बल्कि पछतावा, जैसे उसे पता था कि वो मुझे किसी मुसीबत में भेज चुका है। मैंने नाश्ता किया और बाहर घूमने चला गया। मन डर से ज्यादा उलझा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न, सब आवाजें मेरे अंदर के सन्नाटे को थोड़ा तोड़ रही थी। शाम तक मैं परीक्षा केंद्र से लौट आया। थकान थी, पर मन में हल्की खुशी थी कि पेपर अच्छा गया। अब बस अगली सुबह ट्रेन पकड़नी थी। मैंने सोचा, बस आज की रात और गुजार लूं, फिर सब खत्म। रात करीब 9 बजे मैं कमरे में लौटा। कमरे का दरवाजा खुला था। मैं ठिठक गया। सुबह मैं ताला लगा कर गया था। अंदर किसी ने चीजें हिलाई नहीं थी, लेकिन एक कोने में पानी फैला हुआ था, ठंडा, जैसे किसी ने अभी अभी बाल्टी गिराई हो। मैंने अपने कपड़े रखे और बैठ गया। दिल धक धक कर रहा था। कुछ देर बाद बाहर से फिर वही आवाज आई, कदमों की आहट, धीरे धीरे पास आती हुई। इस बार मैं हिम्मत करके दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे की झिर्री से झांका, कोई नहीं था, पर नीचे जमीन पर पानी की बूंदें गिर रही थी, एक के बाद एक, मेरे दरवाजे के ठीक सामने। फिर किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई पुराना गाना, सपनों में आने वाला कोई अपना लगता है। मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। वो आवाज बहुत पास थी और उसके साथ धीमी सांसों की फूकें, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। मैंने झटके से दरवाजा खोला। गलियारे में वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल गीले, पैर नंगे और आंखें सीधी मेरी तरफ। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे पीछे चली गई और दीवार के अंदर समा गई, जैसे धुएं में घुल गई हो। मैं जड़ हो गया, शरीर हिल नहीं रहा था। जब होश आया,
मैंने कमरे की सारी लाइटें जलाकर रखी। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा नहीं थी। दरवाजे की चर की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। दरवाजा चरमराया। अब दीवार पर जो लाइन थी उसके नीचे एक और शब्द उभर आया था। वो लौट आई है। मुझे लगा कोई खेल हो रहा है, शायद किसी ने मजाक किया है, पर कमरे में मैं अकेला था। मैंने दीवार छुई। गर्मी नहीं थी, वो ठंडी थी, लेकिन उसमें से जैसे कोई धड़कन आ रही थी। हल्की ठग की रफ्तार, जैसे दिल की धड़कन। मैं बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की के पास से हवा नहीं, बल्कि सीलन भरा झोंका आया, और उसी के साथ वो गंध, वही अगरबत्ती और सड़ांध का मिलाजुला एहसास। मेरे गले में खराश होने लगी, आंखों से पानी आने लगा, और तभी शीशे पर धुंध जम गई और उसमें उभरा एक शब्द, क्यों? मैं पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़कने लगा, और अचानक कमरे के कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे वो पास आ रहा हो। मैं कांपते हुए बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस वो सिसकिया जो अब मेरे कान के पास थी। फिर किसी ने बहुत हल्के से कहा, वो मुझे छोड़कर चला गया था। मेरे पैरों के नीचे ठंडी हवा घूमी, जैसे किसी ने मेरे टखनों को छुआ हो। मैंने नीचे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन पानी की बूंदें मेरे पैरों तक पहुंच चुकी थी, जैसे किसी के गीले बालों से टपक रही हों। मैं भागा, दरवाजा खोला, नीचे रिसेप्शन तक आया। वो बूढ़ा वहां नहीं था। काउंटर पर बस एक पुराना फोटो रखा था, किसी आदमी का, और साथ में एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल गीले। नीचे लिखा था, शांता देवी, होटल की संस्थापक, मृत्यु 1998। मैं उस फोटो को देखकर सिहर गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही औरत। उस रात मैं रिसेप्शन के उस पुराने फोटो के सामने खड़ा था। बिजली जा चुकी थी। पूरे होटल में सिर्फ लाल आपात बल्ब की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। कमरा खाली था, पर दीवार की दरारों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कई जोड़ी आंखें। मैं कांपते हुए ऊपर गया। गलियारे में सन्नाटा पसरा था। फर्श पर मेरे जूतों की आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। हर कदम के बाद ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई कदम और पड़ रहे हों। कमरा 207 तक पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा घना था, पर इस बार मैं भागा नहीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई और धीरे धीरे अंदर गया। कमरे के बीच में पानी भरा था। उस पानी में किसी का चेहरा झलक रहा था। वही औरत, शांता देवी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में दया नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। अचानक मेरे पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च झपकी और बुझ गई। चारों तरफ बस सांसों की आवाज थी, और फिर वही फुसफुसाहट, तुम सब आ जाते हो, रुकने के लिए, पर कोई नहीं लौटता। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में फंस गई। कानों के पास किसी ने कहा, वो मुझे छोड़ गया था। ठीक ऐसे ही मैंने टॉर्च फिर जलाई और देखा कि दीवारों पर अब दर्जनों हाथों के निशान थे, गीले, जैसे पानी से बने हों। हर हाथ नीचे की ओर खिसकता जा रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई दीवार के अंदर खिंच रहा हो। मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, पर तभी दरवाजा खुला और वो बूढ़ा रिसेप्शन वाला अंदर आया। वो जोर से बोला, भाग यहां से बेटा, अभी भाग जा। मैंने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? वो बोला, शांता, इस होटल की मालिक थी। उसका पति किसी और औरत के साथ भाग गया था। उसी ने इसी कमरे में खुद को आग लगा ली थी, और तब से जो भी यहां अकेला ठहरता है वो उसे अपना बनाना चाहती है। मैंने कांपते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे यहां क्यों रखा? वो फूट पड़ा, मजबूर था बेटा। मालिक ने कहा था कमरे बंद नहीं रहने चाहिए, वरना होटल बिक जाएगा। पर तुझे देखकर लगा जैसे वही लौट आई हो, इसलिए रुक गया।
इतना कहकर वो बूढ़ा दरवाजे की तरफ भागा, पर तभी कमरे की हवा बदल गई। पानी से भाप उठने लगी। औरत की परछाई अब दीवार से निकलकर पूरी आकृति में बदल गई। वो बूढ़े के पीछे खड़ी थी। उसने बस एक बार कहा, तुमने उसे लाया था, और अगले ही पल बूढ़ा दीवार के अंदर धंस गया, एक पल में गायब। मैं भागा, गलियारे से नीचे सीढ़ियां उतरते हुए। होटल का गेट अपने आप बंद हो गया। अब चारों तरफ अंधेरा था। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रहा हूं, पर मेरे पैरों में पानी की ठंडक अब भी थी। मैंने किसी तरह खिड़की तोड़ी और बाहर कूद गया। घुटनों से खून निकला, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब होश आया, मैं रेलवे स्टेशन पर था। लोग मुझे घूर रहे थे, क्योंकि मेरे कपड़े गीले थे, मिट्टी से सने हुए। मैंने पानी मांगा, एक चाय वाले ने दिया। वो बोला, बेटा तू कहाँ रुका था? मैंने थरथराते होठों से कहा, राजवाड़ा होटल। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अरे वो तो पिछले 20 साल से बंद है, वहां तो कोई नहीं रहता। मेरे हाथ से चाय गिर गई। मैंने फोन निकाला और इंटरनेट पर सर्च किया। राजवाड़ा होटल हादसा 1998। पहली ही हेडलाइन थी, महिला ने आत्मदाह किया, होटल हुआ बंद। कई सालों तक किसी ने वहां ठहरने की हिम्मत नहीं की। मैं सुन्न होकर स्क्रीन देखता रहा। तभी ट्रेन की सीटी बजी। मैं उठा और प्लेटफॉर्म की तरफ चला। पीछे देखा, भीड़ में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। गीले बाल, खाली आंखें, वही मुस्कान। उसने बस होठों से कहा, अब तू भी मेरा हिस्सा है। ट्रेन चल पड़ी। मैंने आंखें बंद कर ली। पर आज भी जब रात में पानी की बूंदें गिरती है या कोई पुराना गाना सुनाई देता है, तो वो कमरा 207 फिर याद आ जाता है। और मैं सोचता हूं, क्या मैं सच में उस होटल से निकला भी था, या अब भी वही कहीं दीवारों के अंदर सिसक रहा हूं? ये थी कहानी शापित होटल का कमरा, एक अलौकिक सच्ची घटना की तरह, जहां डर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी जिंदा था। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। मेरा नाम विजय है। उम्र अब लगभग 32 साल होगी। पिछले 8 साल से मैं एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम कर रहा हूं। ज्यादातर लोग दिन की शिफ्ट लेना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे हमेशा रात की ड्यूटी दी जाती रही। कुछ लोग कहते हैं कि मैं शांत स्वभाव का हूं, कुछ ये कि मैं डरपोक नहीं हूं। लेकिन सच बताओ, मुझे भी डर लगता है, बस मैं दिखाता नहीं। अस्पताल पुराना है, 1960 में बना था। दीवारों की पपड़ी उखड़ चुकी है, फर्श की टाइल जगह जगह टूटी है, और जब हवा चलती है तो खिड़कियां खुद ही हिलती है। हवा सरसराती है। दिन में ये जगह साधारण लगती है, लेकिन रात में हर चीज में एक अजीब सी खामोशी भर जाती है, जैसे कोई बहुत गहरी सांस ले रहा हो। दीवारों के भीतर से मेरी नाइट शिफ्ट रात 8 बजे शुरू होती थी और सुबह 6 बजे खत्म। ज्यादातर समय मैं इमरजेंसी वार्ड में होता, इंजेक्शन देना, दवाइयां तैयार करना और कभी कभी मरीजों को स्ट्रेचर पर दूसरे वार्ड तक पहुंचाना। रात के 2 बजे के बाद अस्पताल लगभग सुनसान हो जाता है। बस मशीनों की बीप, छत के पंखों की आवाज और कभी कभी किसी मरीज की कराह। लेकिन पिछले महीने जब यह सब शुरू हुआ, तब कुछ अलग था। उस रात बारिश हो रही थी, बाहर बिजली चमक रही थी और अस्पताल की छत से पानी टपक रहा था। मैं इंजेक्शन ट्रे साफ कर रहा था कि तभी कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा शायद डॉक्टर मिश्रा होंगे, जो अक्सर रात में राउंड पर निकलते थे। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था, बस दूर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम होगा। लेकिन तभी दूसरी बार वही आहट सुनाई दी, इस बार साफ, जैसे कोई नंगे पैर गीले फर्श पर चल रहा हो। मैं धीरे धीरे कॉरिडोर की ओर बढ़ा। हवा में दवाई और फिनाइल की तेज गंध थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वार्ड नंबर 3 के बाहर पहुंचकर मैंने देखा,
दरवाजा आधा खुला है। अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना स्ट्रेचर दीवार से लगा खड़ा था। लेकिन स्ट्रेचर के नीचे गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। मुझे अजीब लगा, क्योंकि इस वार्ड में कोई बच्चा भर्ती नहीं था। मैंने टॉर्च जलाई और नीचे झुककर देखा। पैरों के निशान दीवार तक जाते थे और वही गायब हो गए। मैं वही ठिठक गया। कुछ सेकंड तक सांस रुक सी गई, फिर खुद को संभाला और वापस नर्स स्टेशन की ओर लौट आया। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। जनरेटर तुरंत चालू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। बस दूर से एक ही आवाज आ रही थी, स्ट्रेचर के पहियों की चरमराहट। मैं टॉर्च लेकर बाहर निकला। आवाज इमरजेंसी रूम की तरफ से आ रही थी। जब वहां पहुंचा तो देखा वो पुराना स्ट्रेचर जो वार्ड 3 में खड़ा था, अब इमरजेंसी रूम के बीचों बीच रखा हुआ था। उस पर किसी ने एक पुरानी सफेद चादर डाली थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसों से भाप निकल रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और चादर उठाई। नीचे कुछ नहीं था, स्ट्रेचर खाली था। मैंने तुरंत चादर वापस रखी और पीछे हटने लगा। तभी मेरी नजर स्ट्रेचर के नीचे गई। इस बार वहां गीले निशान नहीं, बल्कि खून के धब्बे थे, छोटे छोटे लेकिन साफ। मैंने टॉर्च नीचे की और तभी दरवाजे के पीछे कुछ हिला। दरवाजा चरमराया। मेरे हाथ कांपने लगे। टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। वहां बस एक परछाई थी जो दीवार से टिकी हुई थी। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो परछाई धीरे धीरे सरकने लगी और गायब हो गई। मैं भागकर नर्स स्टेशन पहुंचा। गार्ड से कहा, भाई जनरेटर चेक कर ले, कुछ गड़बड़ लग रही है। वो बोला, अभी जाता हूं। लेकिन जब वो गया तब मैंने देखा उसके पीछे भी वही गीले पैरों के निशान बने, ठीक वैसे जैसे बच्चे के होते हैं। उस रात नींद नहीं आई। जनरेटर बाद में ठीक हो गया, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, वार्ड 3 से स्ट्रेचर अपने आप इमरजेंसी में कैसे आया, और वो बच्चे के पैरों जैसे निशान आखिर किसके थे। अगली रात जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन सीनियर नर्स ने मुझसे पूछा, विजय, तूने रात को वार्ड 3 में कुछ देखा था क्या? मैंने कहा, क्यों? वो बोली, क्योंकि वहां जो मरीज पहले भर्ती था वो एक बच्चा था। उसकी मौत आज से ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को हुई थी। दूर घंटी बजती है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रीढ़ में बर्फ भर दी हो। वही तारीख, वही रात, वही वार्ड। पर यह तो बस शुरुआत थी। उस रात के बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात के बाद से मैं वार्ड 3 के पास जाने से बचने लगा था। पर अस्पताल में ड्यूटी ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता। 3 दिन बाद डॉक्टर मिश्रा ने मुझसे कहा, विजय, आज वार्ड 3 में ड्यूटी करनी होगी। एक नया मरीज भर्ती हुआ है। मैंने अनिच्छा में सिर हिला दिया, लेकिन भीतर से कुछ भारी सा महसूस हुआ, जैसे वहां लौटना एक गलती हो। वार्ड 3 की लाइटें मंद थी। कोने में वही पुराना स्ट्रेचर खड़ा था जिसे उस रात मैंने देखा था। इस बार उसके नीचे कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो लोहे का फ्रेम ठंडे बर्फ जैसा था। हवा सरसराती है। मैंने चादर सीधी की, दवाइयों का रैक देखा और खिड़की बंद करने लगा। तभी खिड़की के शीशे में मुझे अपनी परछाई के पीछे कोई और आकृति दिखी, छोटी सी, सिर झुकाए खड़ी। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक वही स्ट्रेचर धीरे धीरे खुद सरकने लगा। मैं पत्थर की तरह वही खड़ा रह गया। पहियों की चरमराहट पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। स्ट्रेचर की आवाज गूंजती है, कौन है वहां? मैंने चिल्लाया, लेकिन जवाब नहीं आया। स्ट्रेचर धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गया और तभी लाइट्स फिर से चली गई। चारों ओर अंधेरा। मैंने टॉर्च निकाली और रोशनी फैलाई। उसी पल टॉर्च की रोशनी सीधे दीवार पर गई।
जहां किसी बच्चे के छोटे हाथों के निशान खून से बने थे। मैंने डर के मारे पीछे कदम बढ़ाया। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे को छुआ। मैं पलटा, कोई नहीं था। सांसें तेज चलने लगी। मुझे लगा अब मैं और नहीं रह सकता। मैं भागकर नर्स स्टेशन पहुंचा। नर्स रीना ड्यूटी पर थी। मैंने कहा, रीना, वार्ड 3 में कुछ गड़बड़ है, वहां कोई है। वो बोली, फिर से वही बच्चा दिखा क्या? उसकी आवाज में एक अजीब डर था। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? रीना बोली, विजय, तू नया नहीं है यहां, लेकिन शायद तूने पुरानी फाइलें नहीं देखी होंगी। इस अस्पताल में 5 साल पहले एक बाल रोग वार्ड था। इसी जगह वहां एक 7 साल का लड़का एडमिट था। नाम था रवि। उसको तेज बुखार और इन्फेक्शन था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसका इंजेक्शन गलत लग गया। बच्चा वही स्ट्रेचर पर दम तोड़ गया। उसी दिन से हर साल उसी तारीख को रात में कोई ना कोई अजीब चीज होती है। मैंने कहा, तू मजाक कर रही है ना? वो बोली, काश, लेकिन मैं खुद देख चुकी हूं। रात में स्ट्रेचर चलता है, चादर हिलती है और कभी कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई देती है। मेरी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं छुट्टी नहीं ले सका। वार्ड 3 की लाइटें बंद थी, लेकिन अंदर कुछ हलचल थी, जैसे कोई इधर उधर चल रहा हो। मैं हिम्मत जुटाकर अंदर गया। दीवार पर पुराना कैलेंडर टंगा था और उस पर किसी ने खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, मुझे घर जाना है। स्ट्रेचर अब कमरे के बीच में था। उसके ऊपर वही सफेद चादर, लेकिन नीचे से किसी के हिलने की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे धीरे झुककर देखा। नीचे एक छोटी सी हथेली थी, हिलती हुई। मैं घबरा गया। चादर उठाने ही वाला था कि मेरे पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, भैया, मम्मी आएंगी ना मुझे लेने? मैंने पलट कर देखा। एक छोटा लड़का खड़ा था, अस्पताल की गाउन में, सिर पर पट्टी, आंखों में अजीब गहराई। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में कुछ गलत था। तू रवि है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने सिर हिलाया। हां, पर मुझे कोई घर नहीं ले गया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और अगले ही पल वो गायब हो गया। बस हवा का एक झोंका आया और कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया। दरवाजा धड़ाम से बंद होता है। अब मैं बुरी तरह हिल चुका था। बाहर भागने लगा, लेकिन तभी कॉरिडोर में देखा, दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, गीले और लाल, जैसे वो बच्चा हर जगह चला हो। उस रात के बाद से मेरी हालत खराब रहने लगी। बुखार, बेचैनी, डरावने सपने। हर रात मैं किसी बच्चे की आवाज सुनता जो कहता, मुझे घर जाना है। 3 दिन बाद मैंने फैसला किया कि मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैंने पुरानी फाइलें देखी। सचमुच रवि नाम का बच्चा 5 साल पहले इसी तारीख को मरा था और रिकॉर्ड में लिखा था, डेथ ड्यू टू रॉन्ग इंजेक्शन डोज एडमिनिस्टर्ड बाय कंपाउंडर ऑन नाइट ड्यूटी। उस कंपाउंडर का नाम था विजय शर्मा। मैंने फाइल गिरा दी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नाम मेरा ही था। फाइल हाथ में लिए मैं कई मिनट तक वही खड़ा रहा। कमरे में ठंडक थी, लेकिन मेरी हथेलियों में पसीना था। मैंने बार बार उस नाम को देखा, विजय शर्मा, मेरी ही तरह लिखा हुआ। वही स्पेलिंग, वही डेजिग्नेशन, कंपाउंडर, नाइट शिफ्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो 3 साल पहले इस अस्पताल में आया था, तो 5 साल पहले कोई और विजय शर्मा कैसे हो सकता है? क्या ये कोई संयोग था या कुछ और? मैंने फाइल उठाई और रिकॉर्ड रूम से बाहर निकला। कॉरिडोर में अंधेरा था, बस ट्यूबलाइट की टिमटिमाहट। हवा सरसराती है। उस पल मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। नंगे पैरों की हल्की सी आहट। मैं तेज चलने लगा। आवाज और तेज होती गई। दिल धड़क रहा था। मैं मुड़कर देखने ही वाला था कि किसी ने मेरे कंधे पर फिर से हाथ रखा। इस बार मैंने झटके से पलटकर देखा और वहां वो बच्चा था, वही रवि। वो मुझसे 3 कदम दूर खड़ा था।
सिर झुकाए, होठों पर वही धीमी सी मुस्कान। लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था, एक गहरी शिकायत, जैसे वो मुझसे कुछ चाहता हो। मैंने धीमे से कहा, तू मुझसे क्या चाहता है रवि? वो बोला, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुमसे गलती हुई थी। गलती? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने सिर उठाया। उस रात इंजेक्शन तुमने ही लगाया था। मम्मी ने कहा था कि तुम अच्छे भैया हो, लेकिन तुमने जल्दी में सुई गलत लगाई। मैं बहुत दर्द में था, मैंने तुम्हें पुकारा था, पर तुम डरकर भाग गए। मेरी सांस रुक गई, मेरा सिर घूम गया, यादें जैसे किसी पुराने टेप की तरह चलने लगी। वो रात जब मैं पहली बार ट्रेनी कंपाउंडर के तौर पर इस अस्पताल में था। डॉक्टर मिश्रा नहीं आए थे, मरीज ज्यादा थे। एक बच्चे को इंजेक्शन लगाना था और मैंने गलती से गलत सिरिंज उठा ली थी। इंजेक्शन के कुछ सेकंड बाद ही उसका शरीर अकड़ गया और डॉक्टरों ने कहा, लेट। मैंने उस गलती की रिपोर्ट छिपा दी थी। फाइल बदल दी गई और कुछ महीनों बाद ट्रांसफर के नाम पर मुझे फिर से वही अस्पताल ज्वाइन करवाया गया। अब समझ आया, मैं उसी वार्ड में ड्यूटी कर रहा था जहां मेरी गलती से वो बच्चा मरा था। रवि अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी किसी ठंडी जमीन से उठा हो। उसने कहा, तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी विजय भैया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं पीछे हटता गया, लेकिन कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दरवाजा चरमराकर बंद होता है। मैं दीवार से टिक गया। रोशनी झिलमिलाने लगी। हवा में गंध थी, दवाई और खून की मिलीजुली। रवि अब बस एक हाथ दूर था। उसने कहा, अब तुम मेरे साथ चलो, वहां जहां मैं हूं। अचानक स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगा। उसके पहिए धीरे धीरे मेरे पैरों से टकराए और तभी दीवार पर फिर से वही शब्द उभर आए, मुझे घर जाना है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ जोड़ लिए। रवि, मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अब देर हो चुकी है। अगले ही सेकंड अस्पताल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। बस अंधेरा और ठंडी हवा। मैंने महसूस किया किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। वो हाथ छोटा था, ठंडा और नर्म, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पाया। मुझे लगा जैसे मैं नीचे की ओर खींचा जा रहा हूं। जमीन पिघल रही थी और अंधेरे में वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह मैं वार्ड के बाहर मिला, बेहोश। डॉक्टरों ने कहा कि मैं शायद झटका खाकर गिर गया था, पर नर्स रीना ने बताया कि जब उन्होंने मुझे पाया तब मैं फर्श पर लेटा था और मेरे हाथ में किसी बच्चे की उंगली के निशान थे, खून से बने हुए। अस्पताल प्रशासन ने वार्ड 3 को फिर से सील कर दिया और मुझे ट्रांसफर दे दिया गया दूसरी सिटी के अस्पताल में। लेकिन आज भी जब रात को अस्पताल की शिफ्ट में अकेला होता हूं, तो कभी कभी वो आवाज सुनाई देती है, भैया मम्मी आएंगी ना मुझे लेने। और हर बार मेरे सामने किसी दरवाजे के पीछे से कदमों की आहट आती है और कोई छोटा सा साया वहां खड़ा होता है, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने उस रात देखा था। मैं जानता हूं वो अब भी यही है और शायद जब मैं अपनी आखिरी शिफ्ट पर जाऊंगा, वो मुझे सच में घर ले जाने आ जाएगा। दूर घंटी बजती है, हवा सरसराती है और एक बच्चे की धीमी हंसी की गूंज धीरे धीरे मिटती जाती है। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी मेरे बड़े भाई अंकित की है। शायद मैं ये कहानी कभी किसी को नहीं सुनाता। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से वो सब ना देखा होता जो अंकित के साथ हुआ। अंकित हमेशा से थोड़ा आवारा किस्म का लड़का था। काम से ज्यादा उसे दारू और दोस्तों की महफिल पसंद थी। हर रात वो नशे में धुत होकर गली में लड़खड़ाता घर आता और मां की आंखों में बस आंसू रह जाते। पापा पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे, तो घर की जिम्मेदारी अंकित पर ही थी।
लेकिन वो जिम्मेदारी उसे कभी समझ नहीं आई। धीरे धीरे घर के बर्तन बिके, फिर टीवी, फिर मां के गहने, और एक दिन मां बोली, राहुल, अगर ये लड़का ऐसे ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उस दिन पहली बार अंकित को अपने किए का एहसास हुआ। शायद उसे पछतावा नहीं था, पर उसे डर जरूर लगा। डर इस बात का कि कहीं उसकी वजह से मां और मैं भूखे ना मर जाए। करीब एक हफ्ते बाद अंकित अचानक घर लौटा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा जोश था। उसने मुझसे कहा, राहुल, अब सब ठीक हो जाएगा भाई। नौकरी लग गई है मेरी, 50,000 महीने की। मैं हक्का बक्का रह गया। इतने पैसे, वो भी बिना किसी डिग्री, बिना किसी इंटरव्यू के। मैंने पूछा, कहा? वो बोला, शहर के बाहरी इलाके में एक बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन साइट है। मालिक ने कहा, बस रात में निगरानी रखनी है, कोई चोरी चकारी ना हो, बस इतना। और हां, वहां अकेले रहना होगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इतनी तनख्वाह एक नाइट गार्ड के लिए। लेकिन अंकित ने कहा, भाई, जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मौका मिला है, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। वो रात को ड्यूटी पर जाने लगा। शुरुआती कुछ दिन सब नॉर्मल थे। वो लौटकर हंसता था, कहता, भाई, वहां इतना सुकून है कि लगता है शहर की भागदौड़ से दूर हूं। बस सन्नाटा और ठंडी हवा। पर उस सन्नाटे के पीछे क्या छुपा था, ये उसने छठे दिन मुझे बताया। और वो रात थी जब सब कुछ बदल गया। उस दिन रात के करीब 12:30 बजे थे। मैं सोने ही वाला था कि अंकित का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल, यहां कोई है। मैं बोला, कौन? वो फुसफुसाया, मुझे पता नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, पर आवाजें आ रही है। कोई नीचे बालू में चल रहा है, जैसे नंगे पांव। मैंने समझाने की कोशिश की, शायद कोई मजदूर होगा या कुत्ता होगा, तू ज्यादा सोच मत। वो बोला, नहीं भाई, मैंने सीढ़ियों पर पांवों के निशान देखे हैं। वो गीले जैसे हैं, जैसे किसी ने मिट्टी में चलकर ऊपर आया हो। मैंने कहा, फोन रख दे, कल सुबह बात करेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह अंकित का फोन बंद था। वो शाम तक घर नहीं लौटा। अगली शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो अंकित खड़ा था, पर उसकी हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े मिट्टी से सने हुए, और चेहरे पर ऐसा डर था जो इंसान के अंदर तक उतर जाए। वो बस एक ही बात बार बार बड़बड़ा रहा था, वो मिट्टी, वो मुझे खींच रही थी, वो मुझे छोड़ती नहीं थी। मां ने उसे गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन अंकित कुछ और ही देख रहा था। उसकी आंखें दीवार की तरफ टिकी थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो जिसे हम नहीं देख पा रहे थे। अगली रात मां ने बहुत मना किया था, मत जा बेटा, नौकरी छोड़ दे, तेरा चेहरा बता रहा है कुछ ठीक नहीं। पर अंकित ने सिर्फ इतना कहा, मां, डर से भाग गया तो जिंदगी भर भागता रहूंगा। वो फिर उसी साइड पर चला गया। रात के करीब 10 बजे पहुंचा। चारों तरफ वही अधूरी बिल्डिंग, नीचे बालू, ईंटें, आधी बनी दीवारें, और ऊपर काले आसमान में टिमटिमाते तारे। वो चौकीदार वाले केबिन में बैठा था। एक बल्ब की मध्यम रोशनी में धीरे धीरे नींद उसे घेरने लगी। तभी नीचे बालू में कुछ हिला। पहले लगा कोई बिल्ली या कुत्ता होगा, लेकिन फिर बालू जैसे अपने आप कांपने लगी, और वहां से धीरे धीरे कोई आवाज आई, क्यों लौट आया तू? अंकित का गला सूख गया। उसने टॉर्च उठाई, नीचे झांका, कुछ नहीं था। बालू पर शांत थी। वो खुद को समझाने लगा, भ्रम है, मैं बस थका हुआ हूं। पर जैसे ही वो पलटा, उसके पीछे सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान पड़े थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात उसने बताए थे। अंकित अब पूरी तरह जाग चुका था। वो धीरे धीरे नीचे गया, टॉर्च आगे करते हुए। उसने देखा, सीढ़ियों के नीचे की जमीन हल्की हल्की धंस रही थी, और तभी एक हाथ बाहर निकला।
मिट्टी से सना हुआ, सूखा हुआ, और उसकी उंगलियां अब भी हिल रही थी। अंकित चीख पड़ा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में कई आवाजें एक साथ आईं। मर्द, औरत, बच्चे, सब जैसे जमीन के नीचे से बोल रहे हों। हमारे ऊपर दीवार क्यों खड़ी की? हमारी नींद क्यों तोड़ी? अंकित भागकर केबिन में आया और दरवाजा बंद कर लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कानों में अब भी वो आवाजें गूंज रही थी, टन टन टन, जैसे कोई लोहे के पाइप से दीवार पीट रहा हो। और फिर खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगलियां फेरी। 4 निशान मिट्टी में सने हुए। सुबह जब मालिक वहां आया तो उसने देखा अंकित केबिन में बैठा था, पर उसकी आंखें खाली थी। वो बस एक ही लाइन बार बार बोल रहा था। वो जमीन सांस ले रही थी। मालिक ने उसे घर भेज दिया और कहा, आराम कर ले, रात तू ड्यूटी पर मत आना। लेकिन अंकित उस रात भी गया, क्योंकि अब वो डर से नहीं भाग रहा था, बल्कि उसे जानना था कि वहां क्या है। उस रात उसने एक अजीब फैसला लिया। वो अपने साथ एक छोटा कैमरा ले गया। उसने सोचा, अगर कुछ दिखा तो रिकॉर्ड कर लूंगा। करीब 1 बजे उसे फिर वो खरोंचने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सीढ़ियों की दीवार से आ रही थी। धीरे धीरे उसने कैमरा ऑन किया और दीवार पर टॉर्च डाली। दीवार में एक चेहरा उभर आया, एक औरत का चेहरा, बिना आंखों के, पर होंठ हिल रहे थे। हमें यहां कंक्रीट में दबा दिया गया था। हमारे शरीर जल चुके थे, लेकिन हमारी आत्माएं नहीं। अंकित के कैमरे का लेंस फट गया, बल्ब झिलमिलाया और बुझ गया। वो चीखते हुए नीचे भागा, लेकिन नीचे जमीन फट चुकी थी और वहां से निकल रही थी लपटें और राख। अब अंकित हर दिन और ज्यादा चुप रहने लगा। वो घर आता, बैठा रहता, किसी से कुछ नहीं बोलता। मां पूछती, क्या हुआ बेटा? वो कहता, मां, वो लोग मुझसे बात करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं वहां, मैं डरने लगा हूं। पर उसने कहा, बस एक रात और जाऊंगा, उसके बाद हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसे क्या पता था, वो एक रात उसकी जिंदगी की आखिरी होनी थी। वो रात थी 17 जून की। आसमान में बादल थे, हल्की बूंदाबांदी, और उस अधूरी बिल्डिंग की दीवारों में से सीलन और सड़ांध की बदबू आ रही थी। अंकित फिर उसी केबिन में पहुंचा। वो अब अलग था। आंखों में थकान नहीं, बल्कि किसी अजीब जुनून की चमक थी। उसने अपने बैग में रखा कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की और कहा, अगर आज कुछ हुआ तो लोग जानेंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने अपने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। हर ईंट, हर दीवार, हर कोना अब जैसे सांस ले रहा था। हवा भारी थी और भीतर से आती मंत्र जैसी फुसफुसाहटें। वो धीरे धीरे नीचे बालू के ढेर की तरफ बढ़ा, जहां से पहली बार उसे आवाजें आई थी। अचानक टॉर्च की रोशनी कापी, मिट्टी में कुछ हिलने लगा। अंकित कैमरा झुकाकर नीचे देखने लगा। धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, कंकाल जैसा चेहरा, आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह से बस राख गिर रही थी। वो बोल रहा था, हमारी आग बुझा दी, हमारी राख से ईंटें बनाई, अब हमें सोने नहीं देगा कोई। अंकित पीछे हटा, मगर बालू अब जैसे जिंदा थी। वो हिल रही थी, सांप की तरह रेंगती हुई, और उससे हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ जो मिट्टी से बाहर आ रहे थे। वो भागा, लेकिन दीवारें बंद हो चुकी थी। हर ओर बस अंधेरा, हर ओर चीखे। अंकित ने देखा, दीवारों पर आकृतियां बन रही थी, जैसे कोई इंसान अंदर से दीवार पर दबा हुआ हो। उनके मुंह खुले थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक पूरा हॉल गूंज उठा, तू भी रहेगा हमारे साथ। और दीवारों से लहू टपकने लगा। बल्ब झपका और बुझ गया। अंकित ने किसी तरह कैमरा उठाया और ऊपर की मंजिल पर भागा। उसके पैरों के नीचे चिपचिपा कीचड़ था, लेकिन वहां तो सूखी जमीन होनी चाहिए थी। वो ऊपर पहुंचा और सामने देखा, वो औरत,
वही दीवार वाली औरत अब पूरी तरह सामने थी। चेहरे पर जलन के निशान, आंखें राख जैसी धसी हुई। वो बोली, हमारे बच्चे जल गए थे, तू यहां क्या ढूंढ रहा है? अंकित कांपते हुए बोला, मैं बस काम कर रहा हूं। वो मुस्कुराई और उसकी हंसी में कांच टूटने जैसी आवाज आई। अब तू हमारा काम करेगा। और वो उसके गले के पास आई। अगले दिन सुबह मालिक साइट पर पहुंचा। केबिन का दरवाजा खुला था। अंदर कैमरा पड़ा था। रिकॉर्डिंग ऑन थी। वीडियो में जो दिखा वो किसी भी इंसान ने पहले नहीं देखा था। अंकित भाग रहा था, दीवारों से हाथ निकल रहे थे और आखिर में कैमरा गिर जाता है। आखिरी फ्रेम में बस अंकित का चेहरा दिखता है। वो चीखते हुए कहता है, राहुल मां, मुझे बचा लो। और फिर कैमरा काला हो जाता है। 3 दिन बाद पुलिस ने अंकित को एक सुनसान मैदान में पाया। वो जिंदा था, पर पहचान से बाहर। वो किसी को नहीं पहचान पा रहा था। वो बस बालू उठाता और अपने मुंह पर मल लेता। उसके होंठों से बस एक लाइन निकलती थी, वो अभी भी वही है, वो मुझसे खुश नहीं है। मां रो रो कर बेहाल थी। और मैं, राहुल, तब से आज तक उस रात के वीडियो को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब भी जब मैं उस जगह से गुजरता हूं तो वहां एक नई बिल्डिंग खड़ी है। लोग कहते हैं वहां हर रात लाइट अपने आप जलती है और बालू में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। और कभी कभी अगर ध्यान से सुनो तो एक आदमी की आवाज आती है जो कि बहुत खौफनाक होती है।